अपने आप को बेहतर करते जाते हैं, वैसा ही एक सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा डिज़ाइन है, जिसे हम मॉडल कहते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, जो कि जितना डेटा उसके उसे प्रोवाइड किया जाता है, वो अपने वेट को अपडेट करता रहता है और टाइम टू टाइम वो और बेहतर होता जाता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस का मतलब है डेटा, कि हम उसे डेटा प्रोवाइड कराते जाते हैं और वो अपना वेट अपडेट करता जाता है और वो बेहतर आउटपुट देता जाता है पर्टिकुलर इनपुट पे। मतलब अभी हम एक इनपुट देंगे तो वो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलना चाहिए। ये मेन गोल होता है मशीन लर्निंग मॉडल का। तो हमारे हमें सही आउटपुट मिले, इसीलिए हम हमें पहले मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने के लिए हमें डेटा चाहिए विद प्रॉपर आउटपुट। तो वही उसका एक्सपीरियंस हुआ कि हमें इनपुट डेटा भी है और आउटपुट भी हमें पता है, वो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस मतलब कि यहाँ पे डेटा, और फाइनली जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो फिर हम उसे फील्ड डेटा पे टेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे हमें आउटपुट नहीं भी होता है तो भी हमें आउटपुट वो मॉडल के थ्रू मिल जाता है। और जैसा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब फील्ड है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। ये मानकर चलना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा फील्ड है, उसके अंदर मशीन लर्निंग एक सब फील्ड है, उसका एक सब पार्ट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमारे आज का एजेंडा है कि हम आज के इस वर्कशॉप में क्या क्या पढ़ेंगे। तो मशीन लर्निंग की बेसिक्स तो आप बताएंगे ही, मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग का जो पूरा वर्किंग लाइफ साइकिल है सब पूरा बताएंगे, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है किस किस एरिया में वो थोड़ा सा देखेंगे, और मशीन लर्निंग में अभी करेंटली क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। फिर स्टार्ट होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल हम लगाएं, कोई एल्गोरिदम हम लगाएं, उससे पहले जो हमारे पास डेटा आता है वो कैसा डेटा होता है, उसे हमें किस तरीके से प्री प्रोसेस करना पड़ता है ताकि हम उसे मॉडल में यूज कर सकें। वो डायरेक्टली जो भी डेटा आता है फील्ड से वो रेडी टू यूज नहीं होता है, उसमें काफ़ी हमें काम करना पड़ता है, वो सब हम देखेंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है। उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल जो हमारा तैयार हो चुका है उसे डिप्लॉय करते हैं, तो उसका डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है और आगे क्या काम होता है वो भी हम थोड़ा देखेंगे। और आपको एक बेसिक एल्गोरिदम यहाँ पे हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे और वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो मशीन लर्निंग का डेफिनेशन है सिंपल वर्ड में कि ये इंफॉर्मेशन जो होता है जिसको कि हम डेटा ही कहते हैं, उसको फीड कराएंगे मॉडल में और विथ टाइम ये अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा और फाइनली एक ह्यूमन की तरह ये मशीन जो है वो बिहेव करेगा। जैसे ह्यूमन अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है और बेहतर होता जाता है अपने काम में, वैसा ही ये मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है वो विथ डेटा अपने आप को इम्प्रूव करता है और एक बेहतर आउटपुट देता जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक रोबोट है, वो अभी अनट्रेंड है, नया है, उसे अगर हम किसी घर में छोड़ दें तो वो दीवार से टकराता जाएगा, बट उसे पता चल जाएगा कि मुझे दीवार से टकराना नहीं है, अदरवाइज मुझे हर्ट हो रहा है। तो वो विथ टाइम कुछ टाइम टकराएगा, लेकिन विथ टाइम वो अपने आप को अपना वेट अपडेट कर लेगा और अपने आप को इस तरीके से वो मॉडिफाई कर लेगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो वॉल के करीब जा रहा हो तो वो पहले ही अपना दूसरा रास्ता कोई ढूंढ ले कि वो इस बार वॉल से ना टकराए। तो यही होता है कि एक रोबोट भी अपने आप को इम्प्रूव कर लिया अपने काम को। तो मशीन लर्निंग का यही मतलब है कि कैसे वो अपने आप को अपने एक्सपीरियंस से इम्प्रूव करता जा रहा है ह्यूमन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे कि ह्यूमन की तरह ही हम लोग बात कर रहे हैं कि मशीन जो है अपने आप को इम्प्रूव करता जाता है, ग्रो करता जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके आजकल हम लोग देखते होंगे, जैसे एलेक्सा, गूगल और सीरी है, जिसको कि हम कमांड देते हैं, वॉइस कमांड, वो उसे इंटरप्रेट करता है, समझता है कि हमने क्या बोला, क्योंकि वो ट्रेंड मॉडल है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर देता है। तो ये स्पीच प्रोसेसिंग का हो गया कुछ एग्जांपल। और भी कई एग्जांपल्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो आपका जो वीडियो या इमेज है उसमें डिटेक्ट कर लेता है कि फेस कहाँ पे है या आईज कहाँ पे है, नोज कहाँ पे है, वो आजकल डिटेक्ट कर लेता है। तो वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ही है। नेक्स्ट।
हाँ, गूगल असिस्टेंट भी मशीन लर्निंग का ही एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये भी डेटा के ऊपर ही इसको ट्रेन किया गया है। यहाँ पे यहाँ पे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एप्लीकेशन है, और यहाँ पे टेक्स्ट डेटा दिया जाता है उनको। पहले तो स्पीच प्रोसेसिंग उसके पाइपलाइन में पहला पार्ट है कि हमने जो बोला वो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर टेक्स्ट को एनालाइज करता है कि उसका मीनिंग क्या निकला। तो यहाँ पे जो डेटा है वो टेक्स्ट डेटा होता है और स्पीच डेटा होता है, तो ये भी मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो जैसा कि मशीन लर्निंग के बारे में हम बात कर ही रहे हैं कि वो डेटा सेट पे ही डेटा सेट एक्सेस करता है और उसके थ्रू उस पे ही अपने आप को इम्प्रूव करता है, ट्रेन करता है, और उसके बाद वो और बेहतर होता जाता है। उसके 3 गोल्स हम देख लेते हैं कंप्यूटर। तो गोल 1 में है कंप्यूटर वॉच एंड ऑब्जर्व व्हाट अदर्स डू देन कॉपी दैट एक्शन। जैसे कि एक रोबोट का एग्जांपल हमने दे दिया कि वो दूसरों को देखकर भी सीख सकता है, उसे ऐसा डिजाइन किया जा सकता है। और ये आर्टिफिशियल ये गोल 2 जो है, जैसे कि कंप्यूटर वॉच एंड ऑब्जर्व देन यूज लॉजिक टू मेक देयर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस विद डेटा। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है, जहाँ की मतलब डेटा अगर ना भी हो तो भी एक गाइडेड सर्च एल्गोरिदम होता है या ए स्टार एल्गोरिदम होता है, जिसके थ्रू कि मतलब वो एक लॉजिक लगाता है और उसके बाद एक डिसीजन लेता है। और ये कंप्यूटर लर्न फ्रॉम देयर प्रीवियस मिस्टेक, जैसे कि रोबोट के केस में हमने बताया था कि वो प्रीवियस मिस्टेक से भी लर्न करता है और आगे बढ़ता है। ये रिइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है जो आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में। जयेश पाटिल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। हेलो जयेश। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यू रेज योर हैंड, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। ओके, तो यहाँ डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज क्या क्या है वो देखते हैं। डेटा एक नंबर होता है, जैसा कि यहाँ डेटा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक टेबल है, एक्सेल टेबल हर किसी ने देखा होगा, एमएस एक्सेल का जो टेबल होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो डेटा हो गया हमारे। इस तरीके से ही टेबल फॉर्मेट में हो सकते हैं या फिर इमेज फॉर्मेट में हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वो सब हमारा डेटा हुआ। लेकिन वो एक्चुअली में हम देखेंगे तो स्टोर जो होता है वो नंबर ही होता है, जैसे जो इमेज है वो भी नंबर ही होता है पूरा का पूरा। और डेटा। ओके, 1 सेकेंड। नाउ इज इट क्लियर? हेलो, हेलो। अच्छा अच्छा, मैं एक सेकंड ईयरफोन चेंज कर लेता हूँ। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि डेटा से जो हमें एक मीनिंगफुल डेटा, जो रॉ डेटा को हम एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां से हमें एक इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसे ही इंफॉर्मेशन कह सकते हैं।
और knowledge वही after passing the data through the algorithm, whatever we get the insight from the data, that can be considered as knowledge. तो knowledge क्या है कि हम जैसे कि किसी भी डेटा को प्रोसेस किए, मान लो उस डेटा को प्लॉट किए, after that we analyze the data and we conclude some information through the data, that can be considered as knowledge. So next slide. So one minute, Ravi. Okay. Just to add few things here. So basically here what we are trying to explaining you like ML क्या होती है, machine learning क्या होती है, artificial intelligence क्या होती है और कैसे हम उसको यूज करते हैं. तो just like सर ने से बताया, हमारे मॉडल्स होते हैं जिसको मशीन को हम ट्रेन करते हैं. So basically just like human beings हम लोग सीखते हैं किसी भी चीज को, in the similar fashion हम मशीन को डेवलप करते हैं. मशीन नॉर्मल हमारा जिसको मॉडल्स बोल देते हैं, हमारी जो कंप्यूटिंग मशीन है हम उसको डेवलप करते हैं. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फॉर द पीपल हु आर बिगिनर. जस्ट लाइक एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बच्चा होता है तो वो कैसे सीखता है? इमीडिएट गेम हम उसको बोलते हैं. हम उसको खुद से बोलते हैं कि आप पापा बोलिए, मम्मी बोलिए, जो भी हम उसको नाम बोलते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं वो उसको रिपीट करता है, जैसे एक तोता रिपीट करता है, राइट? तो सिमिलरली इसी तरीके से हम मशीन को भी ट्रेन करते हैं कि वो कैसे बोले या कैसे उसको सीखे. तो हम उसको इनपुट देते हैं, राइट? वो इनपुट होता है डेटा. जो यहाँ पे जो डेटा है वो इनपुट, वो डेटा है कि हम किस तरह अपने मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो डिसीजन ले पाए. तो मशीन लर्निंग है क्या? मतलब बेसिकली हम सिस्टम्स को इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सिस्टम को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं डिसीजन लेने के. जैसे हम बोलते हैं एलेक्सा, आपने यूज किया होगा तो एलेक्सा को बोलते हैं एलेक्सा प्लीज यूट्यूब पे आप ये वाला गाना रन कीजिए या ये वाला गाना प्ले कीजिए, राइट? तो उसको इतना मॉडल, उसको इतना ट्रेन कैसे हुआ, उसने हमारी आवाज कैसे पहचानी, उसने उस आवाज का मतलब कैसा समझा, और वो कैसे यूट्यूब पे गई और कैसे सिस्टम जो है कैसे उसने सर्च किया, टाइप किया और वो रन हो गया. जो जो चीजें मैनुअली करते हैं वो हमारे बोलने से जस्ट वो कैसे हो गया. तो पूरा एक प्रोसेस है, हमने उसको डेटा दिया, जब हमने उसको बोला तो डेटा दिया. तो सिमिलरली जब मॉडल्स ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे डेटा का वही फॉर्मेट है कि डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. आपका नाम हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपका नंबर हो सकता है, आपका फोन नंबर हो सकता है, राइट? सो मैनी अदर डेटा हो सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम बोले कि वो डेटा हमारा नॉर्मल मतलब एक तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जब उसको स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करते हैं अपने मॉडल्स को करने के लिए, तो हम उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. बेसिकली हमें सारे बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, हमें उसको डेटा मैनेज करना है. तो डेटा तो आ गया, हमें किसी नेम आ गया, कॉलेज आ गया, एज आ गई, लेकिन वो डेटा बिखरा हुआ है एक अलग शीट में, एक अलग शीट में, एक अलग शीट में. हमें उसको इन्फॉर्मेशन बनाना है. तो बेसिकली हम उसको एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट से करेंगे. नेम का कॉलम, उसमें सबके नेम आ जाएंगे. एक्सेल में से हम करते हैं एज आ गया, उसका एज आ गई सबकी, कॉलेज नेम आ गया सबका, लाइक दैट हम डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. तो उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से प्रोसेस डेटा. फिर उस डेटा को हम कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे मॉडल को दें, और उस मॉडल को हम ट्रेन करके उससे क्या आउटपुट लें, कि हम उसको क्या बिजनेस इंसाइट निकालें, कि भाई जो भी हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस क्लास में हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 80 से अबव मार्क्स हैं, लाइक दिस. जो भी हमें निकालना है वो पार्ट आता है नॉलेज का. बट हमारे पास एक नॉर्मल डेटा होता है, हम डेटा को फिर हम ट्रेन करते हैं, राइट? सो ओवर टू यू रवि नाउ. ओके. तो ये है AI ML और DL का पूरा एक पिक्चर में हम देख सकते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है. उसके अंदर में मशीन लर्निंग आता है, उसके अंदर भी डीप लर्निंग आता है. और ये अब इसमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमें किसी भी सिचुएशन में अगर कोई डिसीजन लेना हो तो हम कैसे लेंगे? या तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके थ्रू लेंगे, और या फिर अगर पास्ट एक्सपीरियंस सफिशिएंट नहीं है तो मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, लॉजिक वहां लगाऊंगा और उसके हिसाब से मैं एक डिसीजन लूंगा. तो पास्ट एक्सपीरियंस मतलब क्या हो गया कि यहाँ मशीन के लैंग्वेज में बोला जाए तो डेटा के द्वारा डेवलप किया गया एक मॉडल वो डिसीजन ले रहा है, तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो भी मशीन डिसीजन ले रहा है वहां इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो पार्ट होगा ही. बट जहां डेटा यूज नहीं हो रहा है, लॉजिक के हिसाब से डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वहां डेटा यूज नहीं हो रहा है, वहां लॉजिक यूज हो रहा है. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है. तो मशीन लर्निंग के अंडर में जो कुछ भी आया, जो भी हम डेटा यूज करके मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और एक डिसीजन ले रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पार्ट है, मशीन लर्निंग का भी पार्ट है. बट जो केवल हम लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं जहां डेटा यूज नहीं हो रहा है ऐसे एल्गोरिदम में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, बट मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है. तो इसके कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जैसे गाइडेड सर्च एल्गोरिदम हो गए,
फिर ए स्टार एल्गोरिदम्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है बट मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है। और कुछ एग्जांपल ऐसे हो गए जो कि मशीन लर्निंग का पार्ट है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री। ये सब में डेटा यूज होता है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट तो है ही। और डीप लर्निंग एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स होता है, डीप लर्निंग मॉडल बनाते हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन यूज करके। तो यहाँ भी डेटा यूज हो रहा है मॉडल को, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो डेटा यूज हो रहा है तो ये मशीन लर्निंग का तो पार्ट होगा ही। बट बहुत सारे डीप लर्निंग मॉडल एक पार्ट हुआ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का, डीप लर्निंग एल्गोरिदम। बट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में और भी कई एल्गोरिदम्स हैं जो कि डीप लर्निंग का पार्ट नहीं है। डीप लर्निंग में केवल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स यूज होते हैं। जहां आर्टिफिशियल न्यूरॉन यूज नहीं हुए फिर भी वो डेटा पे ट्रेन होने वाला मॉडल है, जैसे कि डिसीजन ट्री है एक, जहाँ के न्यूरॉन यूज नहीं होते हैं बट वो डेटा यूज करता है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, तो वो मशीन लर्निंग का पार्ट है बट डीप लर्निंग का पार्ट नहीं है। तो ये डिफरेंस है। तो जनरली लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ये डिफरेंस है इसमें कि कुछ पार्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है बट मशीन लर्निंग में नहीं है। बट मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइकवाइज डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। और कुछ एल्गोरिदम्स है जो मशीन लर्निंग के पार्ट हैं बट डीप लर्निंग के पार्ट नहीं है, वो है गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेव बेस एल्गोरिदम। तो ये सब सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं बट डीप लर्निंग के नहीं है। डीप लर्निंग में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं और उससे हम डीप लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ किसी को डाउट है इस स्लाइड में, इस डिफरेंस में AI/ML और DL में, तो वो पूछ सकता है, क्योंकि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। DL और ML का डिफरेंस ये है, प्रीवियस स्लाइड पे जाना। तो डीप लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं ना, वहाँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हम यूज करते हैं, और डीप लर्निंग मॉडल्स जो है उनको ट्रेन करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, लेबल्ड डेटा जिसे कहते हैं। मतलब कि लेबल्ड डेटा का मतलब है कि हमें इनपुट भी मालूम होना चाहिए, आउटपुट भी मालूम होना चाहिए, तभी हम मॉडल को ट्रेन कर पाएंगे। तो डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो तो आगे मैं दिखा दूंगा कैसा होता है। जस्ट टू ऐड यहाँ पे, जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ऐसे कहते हैं कि हमारे जो माइंड है वो न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। हमारे माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट। और हमारे जो भी सेंसेस होते हैं, पल्स जो बोलते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं माइंड में, जो सारा ट्रिगर करते हैं डेटा। आपने टच किया तो वो टच सेंसर जो आपका बॉडी का है वो न्यूरॉन्स यूज करते हैं ब्रेन के अंदर, राइट। सो सिमिलरली ब्रेन के पैटर्न पे डीप लर्निंग वर्क करती है, न्यूरॉन्स पे वर्क करती है, जिसमें हर एक लेवल पे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं अपने डेटा सेट को। और दैट्स हाउ, मतलब एक कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको सोल्व करनी है, जिसमें लॉजिक बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जैसे हमारा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन यूज करता है, न्यूरॉन्स यूज करता है, सिमिलरली वो सेम पैटर्न मशीन लर्निंग में हम आई मीन डेटा साइंटिस्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो डीप लर्निंग एक तरीके से पार्ट है। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब जिस तरह बायोलॉजी में होता है, इस तरह डेटा को भी हम न्यूरॉन्स कुछ बोलते हैं यहाँ पे, और फिर वो न्यूरॉन्स को डेटा ट्रांसफर होता है और पूरा एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल डिजाइन होता है ताकि एक अच्छे डिसीजन लिए जा सकते हैं, तो मशीन हमारे अच्छे डिसीजन ले सके। तो डीप लर्निंग को भी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग थ्रू न्यूरॉन समझ सकते हैं फॉर नाउ। हाँ, तो वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करके जो हम डीप लर्निंग मॉडल तैयार करते हैं वो भी डेटा पे तैयार होते हैं, डेटा पे उसको ट्रेन किया जाता है। तो डेटा पे ट्रेन हो रहा है तो ये मशीन लर्निंग का तो पार्ट हो गया। बट बहुत सारे ऐसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जिनको डेटा पे हम ट्रेन तो करते हैं डेटा से, बट वहाँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, डिसीजन ट्री, डिस्क्रिमिनेंट, गॉसियन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ये सब जो मॉडल्स हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज नहीं होता है, बट इनको भी डेटा चाहिए ट्रेन होने के लिए। तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट है बट डीप लर्निंग का पार्ट नहीं है। लेकिन डीप लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं वहाँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम यूज करते हैं, वो मशीन लर्निंग का पार्ट है, क्योंकि उसको भी हम डेटा पे ट्रेन कर रहे हैं। तो अभी ऐसा समझ लो। अब 3 टाइप्स के मशीन लर्निंग होती है, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हमें डेटा जो चाहिए होता है वो लेबल्ड डेटा चाहिए होता है। लेबल्ड डेटा क्या होता है, जहां हमें इनपुट भी मालूम है, आउटपुट भी मालूम है, तभी हम मशीन में को ट्रेन कर सकते हैं। मशीन में हम इनपुट डेटा देते हैं और एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। आउटपुट जो होता है वो
उसको फिर हम मैच करते हैं लेबल जो हमें लेबल जो दिया गया है, ग्राउंड ट्रूथ उसको कहते हैं। ग्राउंड ट्रूथ का मतलब है कि वो करेक्ट आउटपुट है, और मशीन ने जो हमें आउटपुट दिया उन दोनों को हम मैच करेंगे कि दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, और उसके बेसिस पे फिर हम मॉडल को अपडेट करेंगे उसको हर आइटरेशन पे। आइटरेशन मतलब लूप, कि एक बार हमने डेटा दिया, जो भी आउटपुट मशीन ने दिया उसको हमने ग्राउंड ट्रूथ जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट है उनसे मैच किया। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके बेसिस पे हमने थोड़ा सा मशीन को जो मॉडल है उसको हमने थोड़ा अपडेट कर दिया। फिर नेक्स्ट डेटा पे जाएंगे, नेक्स्ट डेटा पे भी सेम प्रोसेस होगा। हमने मॉडल से उस मॉडल को वो इनपुट देंगे, वो मॉडल हमें आउटपुट देगा। फिर जो ओरिजिनल आउटपुट है उससे हम मैच करेंगे कि अब कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ये जैसे जैसे मॉडल ट्रेन होता जाएगा हम देखते जाएंगे कि मॉडल जो है वो धीरे धीरे करेक्ट आउटपुट की तरफ बढ़ता जा रहा है। जो हमारा ओरिजिनल आउटपुट है उस वैसा ही वो मॉडल भी हमें आउटपुट देने लगेगा। ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है ना कि हमें जो डेटा मिलता है वो केवल इनपुट होता है, हमारे पास आउटपुट नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है कि मॉडल को बिना आउटपुट के ही ट्रेन करना पड़ता है। यहाँ पे क्लस्टरिंग का काम जनरली होता है। जैसे कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस हैं, जिसमें कुछ एनिमल्स के इमेजेस हैं, कुछ व्हीकल्स के इमेज हैं, कुछ मान लो पहाड़ों के इमेजेस हैं, और हम मॉडल में 100 ऑफ इमेजेस एक बार में पास करा दें, तो डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट क्लस्टर में चले जाए। एनिमल वाले इमेज एक क्लस्टर में रहें, पहाड़ों वाले इमेज जो है नेचुरल सीनरी वाले इमेज वो एक क्लस्टर में चले जाएँ, व्हीकल्स के जो इमेज है वो दूसरे क्लस्टर में चले जाएँ। वो क्लस्टरिंग हो जाए आपस में, अलग-अलग जगह पे वो तीनों जितने भी अलग-अलग टाइप्स के इमेजेस हैं वो अलग क्लस्टर में चले जाएँ, या ऐसा हम चाहेंगे। वहाँ हमें ओरिजिनल आउटपुट नहीं पता है कि क्या है, बट हम चाहते हैं कि इनपुट ही ऐसा हो कि अपने आप मॉडल उसको अलग-अलग क्लस्टर में सेपरेट आउट कर दे। तो ये होता है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितने क्लस्टर्स होंगे इमेजेस में, कितने अलग-अलग टाइप के इमेज होंगे। हो सकता है हम अंदाज़ा लगा लें कि 5 क्लस्टर होंगे, तो एक अलग टाइप का वो हमें क्लस्टर मिल जाएगा, अलग टाइप का हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर हमने 3 क्लस्टर शुरू में दिया, हो सकता है वो हमें फिर आउटपुट अलग टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे एक हमें बार-बार चेक करना पड़ता है क्लस्टर चेंज कर के कि हमें किस टाइप के आउटपुट मिल रहा है, उस हिसाब से फिर वो उसको मॉडल को हम फाइनलाइज़ करते हैं कि कितने क्लस्टर चाहिए हमें। तो इस तरीके से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग चलती है। यहाँ पे हमें ग्राउंड ट्रूथ पता नहीं होता है कि एक्चुअल आउटपुट क्या है। यहाँ पे केवल हमें इनपुट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है ना कि ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग थर्ड टाइप का लर्निंग है। इसमें ये ना सुपरवाइज्ड कर सकते हैं, ना अनसुपरवाइज्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ना डेटा होता है, ना आउटपुट होता है। जैसे कि एक रोबोट को हम छोड़ दें किसी एनवायरनमेंट में, तो वो खुद चलेगा, जो भी रनिंग करेगा या कुछ भी करेगा, वो अपना एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा। हमें केवल ये बताना पड़ता है कि उसने सही किया या गलत किया, जो उसका फीडबैक होता है, वो हमें केवल उसे बताना पड़ता है कि वो सही था या गलत था। अगर उसने सही किया तो रिवार्ड मिलता है, और उसने अगर गलत किया तो पेनल्टी मिलता है। तो मेन मॉडल का फाइनल गोल ये होता है, सिमिलरिटीज़ नहीं, डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। क्रिश यहाँ पे हम 3 टाइप के मशीन लर्निंग देखते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो उनके बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का जो मॉडल होता है वो वहाँ हमें लेबल्ड डेटा होता है, जहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों मालूम होता है। अनसुपरवाइज्ड में केवल हमें इनपुट डेटा होता है, आउटपुट पता नहीं होता है। तो वहाँ मॉडल अपने खुद ही उससे क्लस्टर करने की कोशिश करता है कि स्पेस में वो एम्बेडेड स्पेस तो अभी हम लोगों ने पढ़ाया नहीं है। क्या होता है कि वो हम जो भी इनपुट पास कराते हैं, वो एम्बेडेड स्पेस में एक डिफरेंट क्लस्टर में चला जाता है, वो जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा होते हैं, मतलब जो जिस टाइप का डेटा होगा वो उस क्लस्टर में चला जाएगा वो अपने आप। वहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ हमें मालूम नहीं होता है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि जो भी मॉडल होता है ना, वो उसने जो भी एक्शन लिया, तो उसका जो आउटपुट होता है, उससे हमें केवल ये बताना पड़ता है कि सही है या गलत है। अगर उसने सही एक्शन लिया, जो हमें सही सही आउटपुट मिला, तो हम उसे एक रिवार्ड देते हैं। और मॉडल ने अगर कुछ गलत एक्शन लिया और गलत आउटपुट मिला, तो हम एक पेनल्टी लगाते हैं। तो मॉडल का फाइनल गोल यही होता है कि रिवार्ड को मैक्सिमाइज करें और पेनल्टी को मिनिमम करें। तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि जिस एक्शन पे उसे पेनल्टी लगा था, वो एक्शन वो नहीं लेगा, वो कुछ और एक्शन लेगा। और जिस एक्शन पे उसे रिवार्ड मिला था, वो एक्शन वो ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही वो मॉडल ट्रेन होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो चेस का गेम तुमने डिज़ाइन किया, अब उसे ट्रेन करना है। तो वो
खेलेगा किसी प्लेयर के साथ, मान लो वो मॉडल तुम्हारा हार जाता है उस प्लेयर से, तो उसे एक पेनल्टी लगेगी। तो वो क्या करेगा कि इस बार उसे जो एक्शन उसने लिया था की वजह से वो हार गया और पेनल्टी लगी है, तो वो अगली बार वो एक्शन नहीं लेगा। अब अगली बार वो जब भी खेलेगा तो वो दूसरा कुछ एक्शन लेगा। अब उस एक्शन पे मान लो वो जीत गया, तो उसे रिवार्ड मिला, तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि वही एक्शन लेगा जिस पे वो जीता था। उस टाइप के एक्शन वो ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। ये हो जाता है। एग्जैक्टली वही एक्शन नहीं लेता, हमें थोड़ा-सा उसे एक्सप्लोरेशन का भी एक मौका देना पड़ता है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को एक्सप्लोर कर सके। तो ऐसे रिइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल ट्रेन होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ये सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन है। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास जो इमेज है, वो व्हीकल की इमेज है, डॉग की इमेज है, कैट की इमेज है। वो हम मॉडल से पास कराएँगे तो हमें आउटपुट बताएगा मॉडल कि ये व्हीकल का इमेज है या डॉग का इमेज है या कैट का इमेज है। बट ट्रेनिंग के टाइम पे हमने जो भी इमेज पास किया, हमें पता था कि वो किस चीज़ का इमेज है। वो एनिमल का इमेज है या व्हीकल का इमेज है, वो ट्रेनिंग के टाइम पे हमें मालूम था। तो तब हमने मॉडल से पास कराया था। मॉडल का जो भी आउटपुट था वो हमने ओरिजिनल आउटपुट से मैच कराया था। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग था। इसका और एग्ज़ाम्पल है सेंटिमेंट एनालिसिस। जैसे ट्विटर पे जो भी लोग ट्वीट करते हैं, तो उसका एक एनालिसिस होता है कि वो ट्वीट कैसा है, एग्रेसिव है, पॉलिटिकल है, या जिस बंदे ने ट्वीट किया है वो दुखद है। इस तरह का एक सेंटिमेंट एनालिसिस होता है। फिर फ्रॉड डिटेक्शन होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह में या लोन वगैरह जो कंपनी देती है, वहाँ फ्रॉड डिटेक्शन का वो लोग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि जो भी मेरा लोन लेने वाला है वो डिफ़ॉल्टर है या नहीं है, वो लोन वापस करेगा या नहीं। तो ये सब इसके एग्ज़ाम्पल हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, जस्ट टू डिस्क्राइब द पिक्चर हियर, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे लेबल डेटा रखा हुआ है, तो जस्ट लाइक यहाँ पे तो हमने रेक्टेंगुलर और आपका ट्रायंगल और हेक्सागन बनाया हुआ है। सिमिलरली डेटा कुछ भी हो सकता है और उसको हम कुछ भी लेबल्स दे सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे लेबल्स है, बेसिकली ऐसा कुछ भी कोई भी और डेटा हो सकता है, कोई भी लेबल्स हम दे सकते हैं। और हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया है कि अगर आपको ये ऐसे स्क्वायर जैसा शेप मिले तो आप उसको स्क्वायर बताएं, आपको ट्रायंगल जैसा शेप मिले तो आप उसको ट्रायंगल बताएं, राइट। तो सिमिलर फैशन में हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया। फिर जैसे आप इसमें देख सकते हैं हमने टेस्ट डेटा भेजा। टेस्ट डेटा मतलब अब इसकी टेस्टिंग हो रही है, तो हमने इसको दो इनपुट दिए, एक हमने रेक्टेंगल दिया, एक हमने ट्रायंगल दिया, राइट। अब उसने प्रेडिक्शन कर दिया, तो हमने उसने हमें आउटपुट क्या दिया, हमने इसको स्क्वायर दिया था, जब हमने इसे स्क्वायर दिया तो इसने हमको दे दिया कि ये देखो ये स्क्वायर है, और इसने जो ट्रायंगल दिया उसको ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये बेसिकली एक तरीके से हमने इनपुट दिया और इसने आउटपुट दे दिया हमको क्लासिफाई करके। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज जो हम बोल रहे थे, हमने लेबल्स दिए हैं। तो लेबल्स का मतलब हमने जो हमारा डेटा है उसको हमने लेबल्स दिए हुए हैं, राइट। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल था। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें आउटपुट पता नहीं होता है डेटा का। ये पहले बताया था कि जो भी हमें डेटा मिलता है वो केवल इनपुट होता है, और इनपुट डेटा से ही हमें वो अंदाजा लगाना पड़ता है कि वो कितने टाइप्स का डेटा सेट है। जैसे कि अगर किसी इंसान को भी हम कुछ ऑब्जेक्ट दे दें, जैसे कि घर का ही सामान दे दें और उसे अलग अलग करना हो, बहुत सारे कपड़े मान लो दे देते हैं किसी को, और उसे हम बोलें कि तुम अलग अलग कर दो, तो जाहिर सी बात है वो पैंट को अलग कर देगा, अंडर गारमेंट्स को अलग कर देगा, टॉप्स को अलग कर देगा। तो ऐसे ही मशीन भी काम करती है कि अगर हम डेटा सेट केवल इनपुट बहुत सारा प्रोवाइड कर दें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में उसे बिना आउटपुट उसे पता नहीं है कि क्या है, बट फिर भी वो अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग क्लस्टर में वो सेंड कर देगा। तो यही होता है बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहाँ आउटपुट पता नहीं है फिर भी हमें जो भी इनपुट मिले हैं कैसे भी उसको हमें अलग अलग करना है, अलग अलग क्लस्टर में कर देना है। तो ये मेनली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का गोल होता है। तो इसमें क्लस्टरिंग तो जैसे कि मैंने बताया, कई एग्जांपल दिए, वही है एनोमली डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम। ये सब रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे कि अमेज़न या यूट्यूब खोलते हो तो वो तुम्हें कुछ बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री कुछ रिकमेंड करता है, तो वही रिकमेंडेशन सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड। उमंग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Yes, I just want to add few more examples just to understand this as well. जैसे YouTube पे आप लोग गाने सुनते हैं, राइट, आप सर्च करते हैं, तो आपने देखा होगा हम 2-3 टाइप के सर्च करते हैं, उसके बाद वो हमें खुद से रिकमेंडेशन देता है। तो वो कैसे करता है? तो बेसिकली आउटपुट तो उसको नहीं पता होता है। तो नॉर्मली होता है क्या, फॉर एग्जांपल कुछ लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग कुछ
पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, राइट, कुछ लोग हिंदी सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं। तो बेसिकली जब आप 2-3 बार सिमिलर काइंड ऑफ सॉन्ग सुन लेते हो तो आपको उसके हिसाब से ये रिकमेंडेशन यूट्यूब आपको सजेस्ट करता है, राइट। तो वो क्या करता है, क्लस्टर बना लेता है। जैसे आपने यूट्यूब पे मैं हूँ, अगर मैं भी पंजाबी गाने सुन रहा हूँ तो पंजाबी सर्च करता हूँ, वो 3-4 पंजाबी के, तो यूट्यूब क्या करेगा, मेरे को उसका जो आई मीन मशीन लर्निंग जो चल रही है वो मेरे को एक क्लस्टर में डाल देगी अपने हिसाब से कि हाँ ये जो है पंजाबी में इंटरेस्टेड है, लाइक दिस। तो एक क्लस्टर जो है एक तरीके से मैं उन ग्रुप ऑफ पीपल में आ जाऊंगा जिनको पंजाबी पसंद है। तो फॉर एग्जांपल कोई नया पंजाबी गाना आता है और उसको नोटिफिकेशन आते हैं जो, तो मेरे को जरूर आएगा क्योंकि मैं पंजाबी गाने में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा क्लस्टर बना हुआ है पंजाबी गानों का। ऐसे ही जो सैड सॉन्ग सुनते हैं, आप कभी कभी सैड सॉन्ग सुनिए तो वो कोई भी नया सैड सॉन्ग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। तो लाइक दिस वो क्लस्टर बना लेते हैं कि हाँ ये पीपल इस टाइप के हैं, ये पीपल इस टाइप के हैं। तो लाइक दिस हम डेटा को क्लस्टर कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल जो कपड़ों का रवि जी ने दिया था, सिमिलरली ऐसे रियल टाइम वर्ल्ड में भी इस तरह ही क्लस्टरिंग का एग्जांपल यूज किया जाता है। और एनोमली डिटेक्शन इस तरह से रहता है, इसमें हम क्लस्टर ही बनाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यूजर लॉगिन है फॉर एग्जांपल, तो यूजर लॉगिन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, कई सारी आईपी एड्रेस हो सकती है, कुछ भी एक सेट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली हम किसी चीज को एक्सेस करने के लिए बोलते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर तरीके से कोई बंदा लॉगिन करता है तो ये इस वाले क्लस्टर में आएगा, इस पर्टिकुलर तरीके से कोई बंदा लॉगिन करता है तो वो इस क्लस्टर से आएगा, इस पर्टिकुलर तरीके से इस पर्टिकुलर आईपी से इस तरह के लॉगिन से कोई बंदा लॉगिन करता है तो वो इस क्लस्टर में आएगा। तो एनोमली डिटेक्शन में क्या होता है, हम क्लस्टर ही बना रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसा डेटा आता है, कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो हम कहते हैं यार ये तो हमारे प्री डिफाइंड क्लस्टर्स में नहीं है, ये एक डिफरेंट डेटा है जो किसी भी क्लस्टर में सूट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल आईपी का एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो हम बोलते हैं कि इंडिया के अंदर आईपीज हैं या कोई भी, मतलब एक जस्ट एग्जांपल है। तो हम बोलते हैं कि अगर दिल्ली से आईपी आ रही है तो दिल्ली वाले क्लस्टर में है, मुंबई से आ रही है मुंबई वाले क्लस्टर में है, और किसी पुणे से आ रही है तो पुणे वाले क्लस्टर में है। फॉर एग्जांपल कोई एक आईपी पाकिस्तान से आ गई या कहीं से भी आ गई तो वो किसी भी आईपी में सेट नहीं होगी क्योंकि वो इंडिया की आईपी नहीं है। मतलब जिसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बेसिकली एक वो अलग से क्लस्टर बना, क्लस्टर नहीं बना, मतलब एक अलग से डेटा हुआ, एक अलग से इवेंट हुआ जो किसी भी क्लस्टर का पार्ट नहीं था, जो हमने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। तो उसको एक तरीके से हम एनोमली बोल सकते हैं कि कुछ अलग है, इस पे आप थोड़ा सर्च कीजिए या फिर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो जो भी बहुत हाई सिक्योरिटी सिस्टम होता है वहां पे इस तरह हम एनोमली डिटेक्शन कर सकते हैं कि कुछ भी एक ऐसी चीज जो पहले से डिफाइन नहीं थी, कुछ अलग से हुई है। सो दैट इज द एनोमली डिटेक्शन हियर। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। फिर थर्ड टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें जैसा कि रोबोट का एक एग्जांपल दिया था हमने कि वो एक घर में है, अगर वो अपना काम खुद ही कर रहा है तो अगर वो, जैसे कि उसे डिजाइन किया गया है कि तुम्हें वॉल से नहीं टकराना है, कुछ इस तरीके से मूव करना है, अगर वो वॉल से टकराएगा तो उसे एक पेनल्टी लगेगी। अगर वो वॉल से नहीं टकराता है, अपना काम करता जाता है, वो सही तरीके से मूव कर रहा है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो रोबोट का मॉडल को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, पेनल्टी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो वो इस बार टकराया अगर दीवार से तो उसे पेनल्टी लग गई, तो उसे पता चल गया कि मुझे अगली बार ये एक्शन नहीं लेना है, दीवार से नहीं टकराना है वरना पेनल्टी लग जाएगी। तो वो नेक्स्ट टाइम कुछ और एक्शन लेगा, वो एक्शन नहीं लेगा जिसकी वजह से वो दीवार से टकराया था। तो ऐसे ही वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन होता है, और उसे कैसे भी अपने रिवार्ड को मैक्सिमाइज करना है तो वो वही एक्शन लेगा जिससे कि उसे रिवार्ड मिलता है। नेक्स्ट टाइम वो वैसा ही एक्शन लेना शुरू कर देगा। टाइम टू टाइम वो ऐसे ही इम्प्रूव करता जाएगा अपने आप को। यहाँ पे डेटा हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ लर्निंग को रीइंफोर्स किया जाता है विथ एक्सपीरियंस। मॉडल को छोड़ दिया जाता है एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। यहाँ ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे केवल उसे पता होता है कि मेरा जो फाइनल जो हमें गोल है, फाइनली जो उसके साथ हुआ, उसे एनवायरनमेंट की तरफ से रिवार्ड या पेनल्टी मिलता है, उस बेसिस पे ही वो यहाँ पे मॉडल को ट्रेन होना पड़ता है खुद ही। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि गेम प्लेइंग हो गया, यहाँ गेम का भी एक एग्जांपल दिया था मैंने, चेस गेम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करता है। अब ऑटोनोमस ड्राइविंग जो है, ड्राइवरलेस कार वो तैयार हो रही है, तो इसे भी वैसे ही डिजाइन किया गया है कि एक्सीडेंट ना करे। अगर एक्सीडेंट करेगा तो पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज वो ठीक ढंग से अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो उसे रिवार्ड मिलेगा। तो वो नेक्स्ट टाइम वैसे ही ड्राइव करेगा कि वो ठीक ढंग से पहुंच जाए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ताकि उसे रिवार्ड मिले। तो इस तरीके से ये मॉडल ट्रेन होगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के।
इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे इमेज रिकॉग्निशन में क्या कह सकते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं आपके फेशियल रिकॉग्निशन, आपका फेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वही आपका पासवर्ड हो जाता है। ये इमेज रिकॉग्निशन का एक पार्ट हो गया। स्पीच रिकॉग्निशन क्या है, वो जो एलेक्सा है, सीरी है, जो आपने जो बोला वो उसने समझ लिया। आपने जो बोला वो एक वॉइस गया उसमें, वॉइस जो भी सेव हो रहा है आपके मशीन में, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, वो वहाँ पे वो वॉइस जो भी डेटा होता है ना, वो एक नंबर होता है। बट उस नंबर को उसने प्रोसेस किया और समझ गया कि आपने क्या बोला था। तो ये स्पीच रिकॉग्निशन का पार्ट है। यहाँ पे जो स्पीच है वो उसे वो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहा है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। फ्रॉड डिटेक्शन तो वही हो गया, क्रेडिट कार्ड या लोन वगैरह में जो कंपनीज़ चेक करती है सामने वाले बंदे का पूरा बायोडाटा देख कर कि वो फ्रॉड निकल सकता है या नहीं। रिकमेंडेशन सिस्टम का वही एग्ज़ाम्पल है, यूट्यूब वाला या अमेज़न वाला, जो प्रीवियस हिस्ट्री पे जो भी आपने हैं या अमेज़न पे जो भी आपने शॉपिंग की है, उसके बेसिस पे वो आपको नेक्स्ट सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, इसलिए इसका नाम रिकमेंडेशन सिस्टम है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है कि ये टेक्स्ट डेटा पे काम करता है। इसे टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया जाता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल क्या है? चैटबॉट। और अभी नया एक चैट जीपीटी आया है, वो आप लोगों ने कुछ देखा होगा वहाँ। तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन है कि यहाँ पे कुछ भी आप एक ऐसा मशीन जिससे कि आप चैट कर सकते हो, कुछ भी सवाल पूछो तो वो जवाब देगा। तो टेक्स्ट डेटा भी जो होता है वो क्या होता है कि कुछ नंबर होते हैं। टेक्स्ट जो होता है वो मशीन में सेव होता है नंबर्स में। बट फिर भी वो अब मॉडल ट्रेन जो हो जाता है वो समझ जाता है कि इस पूरे टेक्स्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। वो उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली फिर आपको जवाब देता है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स वही हो गए, ड्राइवरलेस कार। मेडिकल फील्ड में काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पेशेंट का पूरा चेकअप का हिस्ट्री अगर दे दिया जाए तो एक मॉडल होता है, वो ट्रेंड मॉडल बता देता है कि इसे कौन-सी पर्टिकुलर बीमारी होगी। फिर मेडिकल ही लाइन में काफ़ी एक्स-रे को अब एनालाइज़ किया जा रहा है, इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक्स के द्वारा। एक आँख में एक बीमारी होती है आँखों में, जो कि ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा बेहतर पता किया जा सकता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ये भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग पे ट्रेन होता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वाला मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि कोई मशीन है, उससे उसके सेंसर से हमें डेटा मिलता रहता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बेसिस पे जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, वो प्रेडिक्ट कर देता है कि इसे मेंटेनेंस की कब ज़रूरत पड़ेगी, वो बेस्ट क्या रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक मेंटेनेंस ऐसा नहीं है कि हमारे जब मर्ज़ी हो हम कर दें, क्योंकि उस कंपनी का काफ़ी कुछ कॉस्ट लगता है। मेंटेनेंस के वक़्त उनका प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उस वो काफ़ी उस कंपनी का नुकसान होता है। तो वो कंपनी चाहती है कि बेस्ट मेरा कब रहेगा कि हम मेंटेनेंस करें, वो एक बेस्ट डिसीज़न लेना पड़ता है। तो यहाँ मशीन लर्निंग मॉडल काफ़ी हेल्प करता है कि हम एक बेस्ट डिसीज़न ले सकें कि इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत कब है। तो यहाँ पे उस कंपनी का प्रॉफ़िट काफ़ी बढ़ जाता है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और एनर्जी ऑप्टिमाइज़ेशन, ये पूरे फाइनेंस फील्ड में यूज़ होते हैं। जैसे कि करंट सिनेरियो अगर दिया जा रहा है, तो वो आगे फोरकास्ट किया जा सकता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी इसे कहते हैं कि आगे की फोरकास्टिंग होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सब इसके एग्जांपल्स थे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन, किस-किस हर अलग-अलग फील्ड में जो यूज़ हो रहे हैं मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस। और भी कई सारे फील्ड हैं जहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने बस दिया था। डेटा क्वालिटी, ये चैलेंजेस हैं मशीन लर्निंग के आगे कि अब मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो तो ट्रेन होते हैं डेटा पे, तो हमें बेस्ट क्वालिटी के डेटा चाहिए। तो डेटा जो रॉ डेटा हमें आ रहा है, कहीं से भी मशीन से आ रहा हो या फील्ड से कहीं से भी हमें रॉ डेटा मिलता है, वो डेटा की क्वालिटी कैसी है? तो उससे पहले तो इम्प्रूव करना पड़ता है। काफ़ी काम उसमें होता है, उसे क्लीनिंग करना पड़ता है। जो डेटा सेट में काफ़ी मिसिंग डेटा होते हैं, वो सब हैंडल करना पड़ता है। तो ये सब डेटा क्वालिटी का पार्ट हो गया। फिर मशीन इंटरप्रेटेबिलिटी है इसका नेक्स्ट चैलेंज, कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसका प्रेडिक्शन कभी-कभी रॉन्ग भी होते हैं। जो भी प्रेडिक्शन है वो एक प्रोबेबिलिटी होते हैं। जैसे कि अगर एक सिंपल एग्जांपल भी लें, अगर हम एक डॉग का इमेज पास कराते हैं मॉडल से, तो हम तो श्योर कह सकते हैं कि चलो ये डॉग का इमेज है। बट मशीन कभी भी ये श्योर होकर नहीं कहता है कि ये डॉग का इमेज है। वो एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉग का इमेज है। इसलिए मशीन लर्निंग मॉडल पे हम पूरी तरह से रिलायबल नहीं हो सकते हैं 100%, बट फिर भी ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। फिर मशीन लर्निंग मॉडल में एक बायसनेस आती है विथ टाइम,
क्योंकि हमारा डेटा सेट जो है वो चेंज होता रहता है विथ टाइम। मान लो अभी ये बायस एंड फेयरनेस का पार्ट हो गया, मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो हमने मान लो आज ट्रेन कर दिया। अब आज से 1 साल बाद जो वही जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, जहाँ बहुत सारी मशीन्स हैं और उससे जो डेटा आ रहा है, तो मान लो आज मशीन नई है, तो उससे जो डेटा आ रहा है वहाँ के जो सेंसर से, वो जो डेटा पे हमने मॉडल को ट्रेन किया, आज से 10 साल बाद मान लो वो मशीनें काफ़ी पुरानी हो गई और वहाँ से जो डेटा आ रहा है, तो जिस डेटा पे हमने ट्रेन किया था और अब जो डेटा आ रहा है, इस दोनों में काफ़ी फ़र्क होगा। तो जो मॉडल है उसके उम, उसका जो प्रेडिक्शन है वो उतना एक्यूरेट नहीं रह जाता है। तो ये एमएल ऑप्स का पार्ट है जो आज का हमारे एजेंटा का पार्ट नहीं है। उसमें उसके थ्रू इस तरह के चैलेंज को हम हैंडल करते हैं। फिर स्केलेबिलिटी भी आ जाती है एक पार्ट की, जो हमारा मॉडल है हमें वो सिंपल से सिंपल मॉडल बनाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल हम बनाते हैं तो वो ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। ओवरफिटिंग आज हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए और अ, ये आज के एजेंडा का पार्ट नहीं है। बट क्या होता है ना कि हम सिंपल मॉडल बनाते हैं तो वो अलग-अलग डेटा पे स्केल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ही काम करता है, पर्टिकुलर टाइप के डेटा पे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि हम एक ऐसा आजकल एक एक इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि जहाँ गार्बेज होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे हम एक कैमरा लगा देते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि कौन-सा गार्बेज हमारा रिसाइकल होने वाला है, कौन-सा नहीं रिसाइकल होने वाला है। तो वहाँ पे हम उस मॉडल को वैसे ही ट्रेन किए और मान लो अब हम एक मॉडल लगाना चाहते हैं ट्रैफिक के लिए कि किस बंदे ने हेलमेट पहना है, किसने हेलमेट नहीं लगाया है, वो वहाँ पे डिटेक्ट कर ले। तो क्या हम सेम मॉडल जो गार्बेज के लिए बनाए थे, वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम सेम मॉडल को दोनों प्रॉब्लम के लिए ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल जो है हमें वो सिंपल बनाना है। तो हम अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग मॉडल बनाएँगे, अलग-अलग जगह पे उसको डिप्लॉय करेंगे। तो ये स्केलेबिलिटी इश्यू रहता है कि एक ही मॉडल को हम अलग-अलग जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट हमारा दिमाग क्या है कि वो कचरे पे भी काम कर रहा है, कचरा वाला जो डेटा है उस पे भी, प्लस ट्रैफिक डेटा है उस पे भी हमारा दिमाग काम कर रहा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बट हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो इतना कॉम्प्लेक्स अभी नहीं है। वो हमें अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए, अलग-अलग डेटा के लिए अलग-अलग मॉडल बनाना पड़ता है, अलग-अलग उसे ट्रेन करना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है। एक ही मॉडल को हम अलग-अलग जगह पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये स्केलेबिलिटी का एक इश्यू है अभी मशीन के साथ, वो आगे चलकर देखेंगे। फिर डेटा जो है वो हमारा जो रॉ डेटा आता है, जैसा कि मैंने बताया फील्ड से, उसमें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं वो उस डेटा में। तो उस इश्यू को हैंडल कैसे करते हैं, वो पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो डेटा इंजीनियर्स करते हैं। जो डेटा हमें आ रहा है ग्राउंड से या किसी सेंसर से या किसी ह्यूमन द्वारा ही मान लो वो लिखा गया डेटा है, वहाँ से हमें आ रहा है, तो उसमें काफ़ी मिसिंग वैल्यूज़ हो सकते हैं। कुछ हो सकता है डेटा गलत ही लिख गया हो गलती से, या कहीं डॉट लिखना भूल गया हो। जैसे कि मान लो अगर कहीं पे कोई ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन के द्वारा किसी का कहीं वेट मेज़र किया जा रहा है और 51.9 केजी की जगह उसने वो एक डॉट छोड़ दिया और 519 केजी वो गलती से लिख गया। तो इस तरह के एरर्स आते रहते हैं डेटा में। तो इन्हें कैसे हैंडल करना है, वो सारा कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है। और जैसे कि 51.9 केजी की जगह वो 519 केजी हो गया गलती से, तो वो आउटलायर हो जाएगा। तो एक डेटा सेट में बहुत सारे आउटलायर्स भी होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सब कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो आगे देखेंगे। और वो जो आउटलायर्स हैं या इस तरह के मिसिंग डेटा हैं या जो भी गलत डेटा है हमारे पास, वो मशीन को गलत तरीके से ट्रेन कर देते हैं। वहाँ ट्रेनिंग का भी एक इश्यू आ जाता है। तो डेटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसे नॉर्मलाइज़ करेंगे, ये सब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो स्टेप्स है वो देखते हैं वन बाय वन। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? कि अलग-अलग सोर्स से जो हमें डेटा मिल रहा है, वो हमें पहले तो इंटीग्रेट करना है। मान लो एक टेबल हमें डेटा वेयरहाउस से मिला, दूसरा टेबल हम कहीं डेटाबेस किसी अदर डेटाबेस से हम लिए। अलग-अलग डेटाबेस से हमें अलग-अलग डेटा उठाना पड़ता है, फिर उन्हें इंटीग्रेट करना पड़ता है, हमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। उन्हें मर्ज करते हैं, अपने जो-जो डेटा की हमें ज़रूरत है, वो सारा डेटा हम उठाएँगे, अलग-अलग डेटा सोर्स से। उन्हें एक सिंगल डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे, यही पूरा डेटा इंटीग्रेशन का पार्ट है। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है कि मान लो हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उसे हम कैसे हैंडल करेंगे? या नॉइज़ है डेटा में, तो उन्हें कैसे इश्यू करेंगे? मान लो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हमने एक उसे
सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज करने का मतलब है कि ऑटो एनकोडर लगाकर हम उसे जो उसके मीन वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा को उसके अबाउट हम डेटा को सेट कर लेते हैं, ऑटो एनकोडर कर देता है इस तरह का। मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे हैंडल करते हैं? मान लो हमारे पास लार्ज डेटा सेट है, तो हो सकता है जहाँ जिस भी रो में मिसिंग वैल्यू है उसे हम रिमूव ही कर दें, या फिर हमारे पास ज़्यादा लार्ज डेटा सेट नहीं है, तो मिसिंग वैल्यूज की जगह हम या तो मीन वैल्यू उस पूरे कॉलम का उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैक्सिमम वैल्यूज हमें उस डेटा सेट में है वो हम उस मिसिंग वैल्यू की जगह डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो मिसिंग वैल्यू या नॉइजी डेटा ये सबको, या फिर कहीं पे डेटा डुप्लीकेशन हो गया है तो उनको वो रिमूव कर देता है। तो कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम आसानी से यूज कर सकते हैं पेंडास लाइब्रेरी यूज करके, और यहाँ पे डेटा क्लीनिंग का काम हो जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें करना पड़ता है, क्यों डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम जनरली क्या करते हैं, डेटा जो रॉ डेटा हमें आया है वो जिस भी फॉर्मेट में है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एक मान लो किसी एम्प्लॉयज का डेटा है किसी कंपनी का, उसमें उसका नेम होगा, आईडी होगा, वेट, हाइट, सैलरी वगैरह हर चीज होगी। तो वो सब अलग अलग फॉर्मेट में होगी, कोई स्ट्रिंग होगा, कोई फ्लोट होगा, कोई इंट होगा, उसको हैंडल करना है। प्लस जो डेटा सेट है वो अलग अलग रेंज में है, जैसे कि हाइट उसकी 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, जो वेट है वो 50 केजी टू 100 केजी के बीच होगी, जो सैलरी है वो हो सकता है 10,000 के भी ऊपर हो। तो ये सब कुछ अलग अलग रेंज में है, तो इन सबको भी हैंडल करना पड़ता है। ये सब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। अब डेटा रिडक्शन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास जो डेटा सेट आ रहा है उसमें फीचर्स जो हैं, फीचर्स जैसे कि किसी पर्सन का एज, हाइट, वेट, सैलरी, ये सब इसके फीचर्स हो गए। मान लो कुछ डेटा सेट में मिलियंस ऑफ फीचर्स हैं, बहुत बड़ा ज्यादा फीचर्स हैं, तो अब इस पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा पहला टारगेट तो ये होता है कि कैसे भी हम फीचर्स को रिड्यूस कर सकें। जितने भी फीचर ऐसे हैं जो कि हमें यूज नहीं होंगे मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उन्हें हम निकाल दें सबसे पहले तो। जब जैसे कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए अगर बंदे की एम्प्लॉय आईडी है, वो तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके से काम आएगी, वो तो एम्प्लॉय आईडी तो एक रैंडम नंबर दे दिया जाता है। तो इस तरह के जितने भी फीचर्स है पहले तो उनको हम हटा देंगे। फिर कुछ एल्गोरिदम्स यूज करते हैं हम मॉडल को, जो भी फीचर्स हैं जो डेटा सेट के, उनको रिड्यूस करने के लिए, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, TSNE है, ये सब जो एल्गोरिदम्स हैं वो मान लो 100 फीचर्स हैं मेरे डेटा सेट में, और हम चाहते हैं कि केवल 10 डायमेंशनल डेटा होने चाहिए, तो वो रिड्यूस कर देंगे उसे, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल कर। जो 100 डायमेंशनल डेटा सेट है वो मेरे 10 डायमेंशनल डेटा सेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मशीन अब 10 आवर्स ले रहा था ट्रेन होने में, वो अब केवल 1 आवर में ट्रेन हो जाएगा। तो ये यहाँ हमारा कंप्यूटेशन कॉस्ट काफी बचेगा। एक्यूरेसी में मुश्किल से 0.001% मान लो डिफरेंस आ रहा है, बट मेरा टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं डेटा रिडक्शन पे जाऊंगा। तो यही होता है डेटा रिडक्शन, कि एक बड़े डेटा सेट को हमने छोटे में कन्वर्ट कर लिया और हमारी एक्यूरेसी पे बहुत कम फर्क पड़ा, जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं, बट हमारा कंप्यूटेशन कॉस्ट काफी बच गया, और उन्हें स्टोर करने का भी कॉस्ट काफी बच जाता है। यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब बचता है, सब में काफी रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स। वही हम जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी, जैसे कि एक एम्प्लॉय डेटा है, एक एम्प्लॉय का जो एज है, हाइट है, वेट है, सैलरी है, उसका नेम हो गया, उस उसकी एम्प्लॉय आईडी हो गई, ये सारे के सारे फीचर्स हैं। तो यही होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो इनपुट साइड से हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे हमारे फीचर्स कहलाते हैं। जो आउटपुट है वो फीचर्स नहीं है, वो लेबल है। बट जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक तो नंबर ऑफ डेटा सेट हो गया, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, ये करके ये जितने भी नंबर्स हैं, मान लो 100 एम्प्लॉय हैं हमारे पास, तो 100 तो टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट हो गए, ये हमारे फीचर नहीं है। बट मान लो एज, हाइट, वेट, सैलरी, ये 4 हमारे फीचर्स हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ फीचर्स 4 हो गए, बट नंबर ऑफ डेटा सेट 100 हो गए। ये होते हैं फीचर्स इन मशीन लर्निंग। इसका भी एग्जाम्पल भी दे रखा है नीचे, जैसे नेम, एज, शेक्सपियर, ये सारे कुछ फीचर्स के अंदर आते हैं। फीचर को ये इंटरचेंजेबली हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
फीचर इंजीनियरिंग क्या है? फीचर जो हमें आते हैं, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था कि जो हमारे एम्प्लॉय डेटा सेट है, वहाँ पे जो फीचर हैं वो अलग अलग रेंज में होंगे। जैसे एम्प्लॉय का जो एज है, वो एज कितने रेंज में हो सकता है? 20 टू 60, इस रेंज के अंदर होगा। जो एम्प्लॉय का वेट है वो किस रेंज में होगा? 50 टू 100 के रेंज में होगा। एम्प्लॉय का जो हाइट है वो किस रेंज में होगा? 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होगा। बट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो तो हो सकता है 10,000 टू 1 लाख की रेंज में आ जाए। ये तो अलग अलग रेंज में आ गए। तो अब जो फीचर्स में बहुत बड़े नंबर हैं, जो जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो क्या देखा गया है कि जो बड़े नंबर्स हैं उसकी तरफ मॉडल बायस हो जाता है और प्रॉपर ट्रेन नहीं हो पाता है। तो फीचर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है कि हम उसे कैसे हैंडल करें, उससे नॉर्मलाइज करें या जो भी एल्गोरिदम्स लगाएं, उसे हम एक सेम रेंज में ले आएं ताकि वो जो बायसनेस है किसी पर्टिकुलर फीचर की तरफ, वो ना रहे। उसे हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि नॉर्मलाइज करके 0 टू 1 की रेंज में ले आते हैं सबको। इससे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फीचर की तरफ मॉडल का बायसनेस नहीं रहता है और मॉडल प्रॉपर्ली ट्रेन हो पाता है और जल्दी ट्रेन होता है। मान लो अर्लियर हमें 50 एपॉक्स लग रहे थे। एपॉक्स का मतलब है एक आइटरेशन, एक पर्टिकुलर लूप। तो मान लो पहले हमें 50 एपॉक्स लग रहे थे, 50 लूप्स लग रहे थे मॉडल को ट्रेन करने में। तो हो सकता है आफ्टर फीचर इंजीनियरिंग वो 30 राउंड में ही वो पूरा का पूरा मॉडल ट्रेन हो जाए और बेहतर ट्रेन हो। तो फीचर इंजीनियरिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ये मशीन लर्निंग मॉडल का जो लाइफ साइकिल है उसे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआत डेटा जो डेटा इंजेशन, जैसे कि हमने बताया था कि अलग अलग सोर्स से हम डेटा उठाते हैं। डेटा वेयर हाउस से ले सकते हैं या डायरेक्ट फील्ड डेटा हमें मिल सकता है। तो अलग अलग सोर्स से हमें डेटा आते हैं। इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे वो दे रखा है। यह डेटा, हमें डेटा सेट मिले। डेटा को हमें अब पहले तो हमें प्री प्रोसेसिंग का काम करना पड़ता है डेटा सेट पे। प्री प्रोसेसिंग जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं या फिर जो भी डेटा सेट के प्रॉब्लम है उसको हम रिमूव कर लेते हैं उस प्री प्रोसेसिंग के ही अंडर। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अब एक्सप्लोर, डेटा को एक्सप्लोर करने का काम करते हैं कि उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि डेटा सेट से हमें कैसा आउटपुट लेना है। तो डेटा सेट हमारा कैसा है, और डेटा को एक तरह का मतलब स्टडी है पूरा डेटा, कि डेटा को हम कैसे स्टडी करें ताकि हम कौन सा मॉडल लगाना है उसके बारे में सोच सकें। ये सेकंड पॉइंट है डेटा प्री प्रोसेसिंग। और थर्ड आता है फीचर इंजीनियरिंग, जो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने अभी एक्सप्लेन किया था। और फीचर इंजीनियरिंग भी डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज हैं या डेटा इनकम्प्लीट है या जो भी प्रॉब्लम है वो प्री प्रोसेसिंग स्टेज में ही हम डेटा को डेटा में रिमूव कर लेते हैं। फिर फीचर इंजीनियरिंग में डेटा के फीचर कुछ अननोन जो उसके सबसे पहले तो फीचर रिडक्शन का काम करते हैं, यानी कि पैरामीटर रिडक्शन का काम। 100 डायमेंशनल डेटा है तो उसको हम 10 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर लिए, ये काम कर लिए। फीचर इंजीनियरिंग में ही उसे हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ये फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है। फिर डेटा को ही हम इसी स्टेज में क्या करते हैं कि कुछ एनालाइज करने का काम करते हैं, प्लॉट्स वगैरह बनाकर कि हमें कौन सा मॉडल लगाना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए, वो पूरा डिस्कशन होता है। एक्सप्लोरेशन का काम ये इस फर्स्ट स्टेज में होता है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा सेट को हम स्प्लिट करते हैं। एक और होता है वैलिडेशन भी, क्योंकि वो मॉडल को ट्यून करने का काम आता है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दो पार्ट में हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया। अब मॉडल को जो हम ट्रेन कर रहे हैं वो ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन करेंगे। ट्रेनिंग डेटा में वो हमें इनपुट और आउटपुट दोनों पता है। हमने मॉडल को ट्रेन किया। अब मॉडल जब ट्रेनिंग डेटा पे ट्रेन हो चुका है तो टेस्टिंग डेटा पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि वो कितने परसेंट डेटा पे हमें सही आउटपुट दे रहा है। और बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लेते हैं कि मॉडल हमारा प्रॉपर्ली ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम एक फिफ्थ स्टेज में एक प्रॉपर एल्गोरिदम यूज करेंगे और मॉडल को ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद सेवेंथ स्टेज में इवेल्युएशन का काम होता है विथ टेस्टिंग डेटा। अगर प्रॉपर मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि एक वैलिडेशन डेटा भी होता है, उसको यूज करके हम मॉडल को फर्दर हाइपर ट्यूनिंग का काम करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का काम। यानी कि जो मॉडल को हम ओवर फिटिंग से रोकना है, अगर हमें ओवर फिटिंग का मतलब होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था बट टेस्टिंग डेटा पे उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो वहां पे हम एक वैलिडेशन डेटा लेते हैं, उसको यूज करते हैं ताकि जो मॉडल हमारा, हम मॉडल को जो ट्रेन कर रहे हैं उसके जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उसे प्रॉपर ट्यून कर सकें ताकि वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों ही डेटा पे अच्छा काम करे।
तो यहाँ पे हमें एक थर्ड डेटा सेट, वो वैलिडेशन डेटा सेट की भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद वही, अगर जब तक मॉडल हमारा प्रॉपर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि प्रॉपर ट्रेन हो चुका है, तो हम आइटरेट करेंगे 3 to 9 स्टेप। ये एक हिट एंड ट्रायल प्रोसेस होता है कि अलग अलग हाइपर पैरामीटर लेकर के हम मॉडल को बार बार ट्रेन करके देखें कि किसमें हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो उसके बाद जब हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल जाता है, तो वो पर्टिकुलर हाइपर पैरामीटर और वेट्स हम मॉडल का सेव कर लेते हैं। वही लास्ट स्टेज कि वो पर्टिकुलर मॉडल हम लेंगे। अलग अलग मॉडल बनते हैं ये 6th स्टेज में। हम अलग अलग मॉडल भी बनाकर देखते हैं कि कौन हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, और ऐसे ही चलता है। ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल होता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा मॉडल हमें यूज करना चाहिए, कैसे हाइपर पैरामीटर को हमें लेना चाहिए। हम अलग अलग तरह का लेकर के बार बार चेक करते हैं, और बार बार हमें वो देखना पड़ता है कि किसमें हमें बेस्ट मिल रहा है, और जो भी बेस्ट मॉडल, बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, वो हम सेव कर लेते हैं मॉडल का। उसके बाद हम मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि मान लो हमने जो मॉडल तैयार किया वो कहीं क्लाउड पे हमने डिप्लॉय कर दिया, ताकि हमारा जो क्लाइंट है, मॉडल जो भी हम तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद वो क्लाइंट उस मॉडल को यूज कर सकेगा। तो यहाँ पे ये होता है डिप्लॉयमेंट। जैसे कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या अमेज़न वेब सर्विस AWS होता है, इनमें कहीं पे भी हम डिप्लॉय करते हैं अपने मॉडल को, ताकि वो हमारा जो क्लाइंट है या जो भी हमारा यूजर है वो उस मॉडल को यूज कर सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। मॉडल जब डिप्लॉय हो जाता है, तो उसके बाद एक MLOps का भी पार्ट है कि मॉडल को हम कंटिन्यूअस चेक करते